हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द क्रिएटर्स पे। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग उपनिवेशवाद और देहात का यह जो चैप्टर पढ़ रहे थे लोग, यह इंटर के क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए 10वां चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोगों ने इससे पहले यह पढ़ा था कि भारत में कुल पाँच विदेशी कंपनियां व्यापार के उद्देश्य से आई थी, जिसमें सबसे पहले आए थे पुर्तगाली 1498 ईस्वी में, और सबसे देर से भी भारत से पुर्तगाली ही गए थे 1961 ईस्वी में। देखिए, पुर्तगाली कंपनी की स्थापना के क्रम में हमने यह पढ़ा था कि पुर्तगाली कंपनियों ने अपने 1498 ईस्वी में उन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना कर दी थी। फिर हमने यह पढ़ा कि उसके बाद डच कंपनी आई जो 1602 में अपनी कंपनी की स्थापना करती है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 को अपनी स्थापना करती है कंपनी की। फिर हमने यह पढ़ा था कि डेनिश कंपनी जो 1616 में स्थापित होती है, और फ्रांसीसी कंपनी 1616 ईस्वी में अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं व्यापार के उद्देश्य से। कल तक हमने 3 अलग अलग कंपनियों की कहानी पढ़ ली थी, पुर्तगालियों की कहानी पढ़ ली थी, फिर हमने डच की कहानी पढ़ी थी जो बेदरा के युद्ध में हार कर भारत से वापस चले गए, और फिर हमने कल ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी पढ़ी थी। इसके बाद आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं लोग, वो डेनिश से है। डेनिश से शुरुआत करेंगे लोग। देखिए, डेनिश कंपनी की स्थापना हमने पहले ही पढ़ा है कि डेनिश कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी। इस कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में 1620 ईस्वी में लगाई। त्रैमकोर तमिलनाडु में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। तो डेनिश कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1616 ईस्वी में। और डेनिश कंपनी ने पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो त्रैमकोर तमिलनाडु में 1620 ईस्वी में। आगे है कि 1845 ईस्वी में डेनिश लोगों ने अपने भारतीय वाणिज्यिक कंपनियों को अंग्रेज़ों से बेच दिया, और यह भी भारत से वापस चले गए। तो कुल मिलाकर जो 4 टॉपिक हम लोग ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं लोग, उसमें सबसे देख रहे हैं कि अंत तक बचे रह रहे हैं अंग्रेज। डेनिश लोग भी भारत से वापस चले गए। अंतिम जो भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे वे थे फ्रांसीसी। देखिए, अन्य यूरोपीय कंपनियों की तुलना में फ्रांसीसी भारत में सबसे देर से आए थे, और लुई 14वां जो उस समय तत्कालीन फ्रांस का राजा था, बुर्बो राजवंश के राजा थे, इनके मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। हमने पहले ही पढ़ा था कि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरी के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारी कारखाने की स्थापना की थी। यानी पहली फ्रांसीसी कारखाना का स्थापना भी सूरत में होता है 1668 में। ब्रिटिश औपनिवेशिक घेरे में आने के बाद ये अपनी ज़मीन पर कृषि मजदूर बन गए थे, और उन्हें खानों, बागानों और फैक्ट्रियों में कार्य करने के लिए तथा कूलीगिरी करने के लिए इन्हें विवश किया जाने लगा था। कुल मिलाकर यह भी देखा गया कि फ्रांसीसी भारत में उतने तरह से अपने आप को विकसित नहीं कर पाए, और यह ब्रिटिश के उपनिवेश बनकर यहाँ दिखने लगे थे, और इनका व्यापार काफ़ी धीरे धीरे घट रहा था। फ्रांसीसी भारत से तुरंत तो नहीं गए, यह भी काफ़ी लेट से गए, लेकिन इनका प्रभुत्व पूरे भारत पर नहीं रहा। ये एक क्षेत्र में सीमित रह गए और केवल व्यापार के उद्देश्य से। आगे है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में आदिवासी आंदोलन भी हुए थे। वे सारे लोग जो जंगली क्षेत्र में रहते हैं और जंगली क्षेत्र में अपना जीवन यापन करते हैं, पेड़ पौधों पर रहकर शिकार करके या किसी काम को कर अपना जीवन यापन करते हैं, वे आदिवासी कहलाते हैं। अन्य आंदोलन को इस दृष्टि से भिन्न थे ये आदिवासी आंदोलन, क्योंकि ये अत्यधिक हिंसक और संगठित थे। इन आदिवासियों द्वारा जो आंदोलन होता था वो काफ़ी हिंसक होता था, क्योंकि ये बर्बर समुदाय भी होते थे। ये सोच समझ कर नहीं लड़ते थे, इन्हें बस हिंसा करना है तो हिंसा ही करने के फेरे में रहते थे ये लोग। आदिवासियों की एकजुटता इसलिए भी प्रशंसनीय थी। एक आदिवासी दूसरे आदिवासी पर कभी आक्रमण नहीं करता था। एक अच्छी बात यह थी कि आदिवासी आपस में नहीं लड़ते थे। इनका फिक्स दुश्मन था, ये अंग्रेजों से ही लड़ाई करना शुरू किए थे लोग। आदिवासियों ने अपने वर्ग के आधार पर संगठित कर लिया था तथा जाति के आधार पर, जैसे संथाल जाति, कोल जाति, मुंडा जाति इत्यादि के रूप में इन्होंने अपने आप को संगठित कर लिया था। चलिए देखिए, लिखा है कि सरकार ने आदिवासी कबीलों के सरदार को जमींदार या का दर्जा प्रदान कर दिया था, और लगान की नई पद्धति लागू की थी। टैक्स वसूलने का एक नया सिस्टम लागू किया था। उनकी परंपराओं को उन्होंने काफ़ी कमज़ोर कर दिया था। आदिवासी क्षेत्र में सरकार द्वारा ईसाई मिशनरी, ये ईसाई धर्म के लोग होते थे जो आदिवासियों के साथ मिल जाते थे और उन्हें ईसाई धर्म में अपने आप को उनको बदलने के लिए प्रोत्साहित करते थे, या तो पैसा देते थे या प्रताड़ना करते थे। ईसाई मिशनरी की घुसपैठ करा रहे थे लोग। आदिवासियों के बीच महाजन, व्यापारी और लगान वसूल करने वाले ऐसे समूह को लादा गया जो बिचौलियों की दलाल की भूमिका निभा रहे थे, और यह तय रकम से ज़्यादा वसूला करते थे। वन क्षेत्रों में
में सरकारी नियंत्रण कठोर होने लगा था। ईंधन और पशुचारे के रूप में वन को इकट्ठा करना, वन उत्पाद को काटना, ये सब चीज़ पर अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। झूम खेती और पड़ खेती पर भी इन्होंने रोक लगा दी थी। उपयुक्त कारणों से ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आदिवासियों को विद्रोह करने के लिए विवश कर दिया। तो आदिवासी विद्रोह क्यों होता है? क्योंकि आदिवासियों पर नए प्रकार के टैक्स लागे गए, जो उनकी रूढ़िवादी परंपरा चली आ रही थी उसे रोक दिया गया। वन उत्पाद को इकट्ठा करना, वन काटना, पशु चराना, ईंधन इकट्ठा करना, इस सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया। घूम घूम कर खेती करने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया। इन सभी कारणों से कई प्रकार के आदिवासियों ने अपने अपनी जाति के साथ मिलकर आंदोलन शुरू किया। सबसे पहले है पहाड़िया विद्रोह। देखिए, पहाड़िया विद्रोह की शुरुआत 1778 ईस्वी में हुई थी। थोड़ा सा इसमें दिख नहीं रहा है लेकिन हम लिख दे रहे हैं। पहाड़िया विद्रोह की शुरुआत 1778 ईस्वी में हुई थी। यह भागलपुर के राजमहल के पहाड़ियों के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस आंदोलन को शुरू किया था, लेकिन यह आंदोलन सफल नहीं रहा। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को पूरी तरह से दबा दिया। तो पहाड़िया विद्रोह में आपको केवल यही याद करना है कि पहाड़िया विद्रोह कब हुआ था। तो 1778 में। और कहाँ पे? तो भागलपुर के राजमहल के क्षेत्र में यह आंदोलन हुआ था। अब आते हैं लोग खोंड विद्रोह पर। देखिए, ये हिस्सा लेने वाले खोंड जनजाति के लोग थे जो तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल और मध्य भारत तक फैले थे। इन्होंने 1837 से लेकर 1856 के बीच में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया था। ये खोंड लोगों के विद्रोह का प्रमुख कारण वही था, जैसे कि शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे, सरकार द्वारा नए टैक्स को लगाना, उनके क्षेत्र में जमींदार और साहूकारों का प्रवेश करना, मानव जाति पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाना, इन सभी कारणों से खोंड विद्रोह हुआ था। खोंड विद्रोह का मुख्य नेता चक्र बिसोई था और यह खोंड विद्रोह भी असफल रहा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह का भी दमन कर दिया और अधिकतर खोंड लोगों को जेल में उठाकर बंद कर दिया। खोंड विद्रोह से आपको केवल यही याद करना है कि खोंड विद्रोह का मुख्य नेता कौन था? तो चक्र बिसोई थे। अब देखिए, आते हैं हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट संथाल विद्रोह पर। 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल आदिवासी का विद्रोह आदिवासी विद्रोह में सबसे अधिक जबरदस्त था। अगर पूछा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह कौन सा रहा, तो संथाल विद्रोह। यह विद्रोह मुख्यतः भागलपुर से राजमहल के बीच में केंद्रित था। संथाल लोगों ने भूमि कर यानी भूमि पर लगने वाले टैक्स, अधिकारियों के हाथों होने वाले दुर्व्यवहार, पुलिस का दमन, जमींदार और साहूकारों की वसूली के विरुद्ध अपना रोष प्रकट करते हुए इस विद्रोह को शुरू किया था। संथाल विद्रोह के वही कारण थे जो इससे पहले वाले कारण हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। संथाल विद्रोह के मुख्य नेता सिद्धू और कानू नामक दो संथाल थे। संथालों ने अपना नेतृत्व इन्हें प्रदान किया था। सिद्धू और कानू ने घोषणा की थी कि वे ठाकुर अर्थात भगवान के अवतार हैं और भगवान ने उन्हें आदेश दिया है कि वे आज़ादी के लिए अब हथियार उठा ले और अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ दें। सरकार को संथालों के विद्रोह को कुचलने के लिए उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में मार्शल लॉ भी लगाना पड़ा था। मार्शल लॉ मतलब सेना बुलानी पड़ी थी और सेनाओं से पूरे क्षेत्र को घेरवा देना पड़ा था। इनके विद्रोही नेताओं को पकड़ने के लिए लगभग 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। सिद्धू 1855 में जबकि कान्हू 1856 ईस्वी में पकड़े गए और उन्हें लेकर जेल में डाल दिया गया और बाद में उनको फांसी भी दे दी गई। इस प्रकार आपको केवल यही याद करना है कि संथाल विद्रोह का मुख्य नेता सिद्धू और कान्हू थे। संथाल विद्रोह में सिद्धू और कान्हू कैसे जुड़े थे? तो संथाल विद्रोह से यह भागलपुर से राजमहल के बीच की लड़ाई थी और 1855 में ही सिद्धू को और 56 में कान्हू को पकड़कर फांसी दे दी गई। अब आते हैं लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर। जैसे संथाल राजमहल के पहाड़ियों में रहते थे। दीवानी क्या है? तो भू राजस्व लेने का अधिकार दीवानी कहलाता था। फ्रांसीसी बुकानन यह एक चिकित्सक होता था जो भारत में 1794 में आया था और कुछ समय तक लॉर्ड वेलेस्ली जो उस समय के तत्कालिक गवर्नर थे उनका चिकित्सक भी रहा था। अब देखिए 3 टॉपिक। रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयत क्या है? तो यह एक प्रकार का टैक्स होता था। इसे मुनरो और रीड ने लागू किया था। महलवाड़ी बंदोबस्त को मार्टिन बर्ड ने लागू किया था। और आपको पहले से याद होगा कि भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी, लेकिन नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी। जब भी पूछा जाए कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई, तो 1872 में। और नियमित जनगणना की बात की जाए तो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी और तभी से भारत में हर 10 वर्षों पर जनगणना होती है। तो यहाँ 2-3 टॉपिक आपको सामने दिख रहे होंगे कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? तो मार्टिन बर्ड ने। और रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? तो मुनरो और रीड ने। और महलवाड़ी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? तो मार्टिन बर्ड ने शुरू किया था। यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं लोग अगले चैप्टर में अगले तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहें।